अब देखते हैं कि मैटर को कैसे क्लासिफाई करते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। सिर्फ तीन चीज ही दिमाग में रखना है। तीन चीज के बेसिस पे ही या तो कोई चीज सॉलिड हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा या गैस हो जाएगा। क्या है तीन चीज? पहला, इंटर पार्टिकुलेट या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दो पार्टिकल के बीच में कितना स्पेस है। इट्स अ सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, है ना, कि मान लीजिए ये पार्टिकल है, इसके बीच में कितना स्पेस है, खाली स्पेस, है ना। ये एक चीज हुआ। दूसरा, इंटर पार्टिकल या मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब दो पार्टिकल के बीच में देयर इज ऑलवेज अट्रैक्शन गोइंग ऑन। ये पार्टिकल इस पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है, ये पार्टिकल इस पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है, एंड दिस इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग ऑल द अदर पार्टिकल्स विच आर सराउंडिंग इट। ठीक है, सो कितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, स्पेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दो चीज हुआ। थर्ड, I think one of the most important things to understand here is the energy of the particles. ये जो एनर्जी है ना, this is very important. Because this energy will determine space कितना है, force of attraction कितना है, to some degree. This energy. Now, this energy is on this energy is in the form of kinetic energy. तो what is kinetic energy? वो एनर्जी जो कि मूवमेंट के वजह से आ रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की का होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्पेस में पोजीशन की वजह से होता है, कहाँ पे है वो बॉडी, है ना। काइनेटिक एनर्जी किसके वजह से आता है? मूवमेंट के वजह से, ड्यू टू मूवमेंट। इसीलिए ये हाफ mv² से रिप्रेजेंट होता है। v ये क्या है? वेलोसिटी स्क्वायर। वेलोसिटी मतलब क्या? बॉडी मूव कर रही है ना, तो मूवमेंट के वजह से काइनेटिक एनर्जी। और यही एनर्जी है किसी पार्टिकल, कोई पार्टिकल कितना मूव कर रहा है, कितने स्पीड से मूव कर रहा है, यही है उसका काइनेटिक एनर्जी। हर पार्टिकल का कोई मास होगा, वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो उस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना। अब एक बॉक्स में मान लीजिए आपका 100 पार्टिकल है ना, बहुत सारा पार्टिकल है। ऐसा जरूरी नहीं है ना कि सारा पार्टिकल का सेम काइनेटिक एनर्जी हो। जरूरी क्या, कभी होता भी नहीं है कि सारे पार्टिकल का सेम एनर्जी हो। किसी पार्टिकल का थोड़ा कम एनर्जी होगा, किसी पार्टिकल का थोड़ा ज्यादा एनर्जी होगा, इसी तरह से। तो सारे पार्टिकल्स का मान लीजिए पार्टिकल 1 का काइनेटिक एनर्जी 1 होगा, पार्टिकल 2 का काइनेटिक एनर्जी 2 होगा, पार्टिकल 3 का काइनेटिक एनर्जी 3 होगा। इसी तरह से अगर 100 पार्टिकल है या n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उसका ऐसे होगा K1, K2, K3, n मतलब इट्स लाइक ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि यहाँ पे है। तो n नंबर पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स आर देयर। n can be a big number, 1000, 10,000, 1 million, 10 million, 10 to the power 23, whatever that number is. अब ये सारे पार्टिकल्स का ना हम एक स्पेशल तरीके से एवरेज करेंगे।
एक स्पेशल तरीके से हम एवरेज कर लेंगे। नॉर्मल एवरेज क्या होता है? नॉर्मल एवरेज होता है कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस एवरीथिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सो दैट इज अ नॉर्मल एवरेज, है ना। यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरीके का एवरेज देखेंगे। हम लोग जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे ना 11th में, तब हम लोग देखेंगे कि कितने अलग अलग तरीके का एवरेज होता है। यहाँ पे हम लोग वो नहीं देख रहे हैं, बस यहाँ पे आप इतना समझिए कि एक स्पेशल तरीके का एवरेज करेंगे हम हर काइनेटिक एनर्जी को, तो हमको ये समझ में आएगा कि बॉडी, ये बक्से में कितने पार्टिकल्स हैं, एक स्पेशल तरीके से एवरेज करने पे हमें उसको जनरल एक आइडिया आएगा एनर्जी का। उसी जनरल आइडिया ऑफ एनर्जी को हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। वरना टेम्परेचर क्या है? अगर हम आपको बोलें कि मैडम टेम्परेचर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस, कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, ऐसा ही कुछ डेफिनेशन है। पर व्हाट इज दैट? सो रैंडम। हम बोल रहे हैं कि इस पानी का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है? 25 डिग्री तो क्या मतलब ही तो नहीं समझ में आ रहा है। कितना ठंडा है, कितना गर्म है, अच्छा ठीक है। तो ये एक जनरल आइडिया हुआ कि हाँ, अगर किसी चीज़ का 50 डिग्री है, किसी चीज़ का 25 डिग्री है सेल्सियस, तो 50 डिग्री वाला ज़्यादा गर्म है। ये तो क्वालिटेटिव आइडिया हो गया ना। एग्जैक्टली क्या है? एग्जैक्टली टेम्परेचर एक तरीके का काइनेटिक एनर्जी है, एक तरीके का एवरेज काइनेटिक एनर्जी है टेम्परेचर। ठीक है, ये कैसे एवरेज होगा ये 11 में पढ़ेंगे। पर अभी आप ये समझिए कि टेम्परेचर इज अ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स दैट आर देयर इन द सिस्टम। ठीक है, इसीलिए एक पार्टिकल का टेम्परेचर नहीं हो सकता। टेम्परेचर किसी सिस्टम का ही हो सकता है। सिस्टम मतलब बहुत सारा पार्टिकल रहेगा, एक पार्टिकल का टेम्परेचर नहीं हो सकता। एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, पर एक पार्टिकल का टेम्परेचर नहीं हो सकता, है ना। उसी तरह एक पार्टिकल से हम देखेंगे कि एक पार्टिकल अगर हम आपको दे दें तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि वो सॉलिड का है, लिक्विड का है कि गैस का है, बिकॉज पार्टिकल तो सेम ही होता है। पार्टिकल तो सबका सेम ही है। इट्स द कॉम्बिनेशन। बहुत सारे पार्टिकल जब साथ में आते हैं तब हम लोग देखते हैं कि उसके बीच का स्पेस कितना है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, और एनर्जी, द एवरेज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स कितनी है। तब जाके हमको ये समझ में आता है कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। तो टेम्परेचर इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो मूवमेंट ज्यादा होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है मतलब क्या? अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो टेम्परेचर, अगर बहुत ध्यान से समझिए बिकॉज टेम्परेचर से ही सारा खेल इधर का उधर हो जाएगा। टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का। ज्यादा मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का, इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है ना। टेम्परेचर बढ़ा दिए, ज्यादा मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब बांध के नहीं रख पा रहा है, बांध के नहीं रख पा रहा है, इसी वजह से मूवमेंट ज्यादा हो रहा है। और मूवमेंट ज्यादा होने की वजह से स्पेस ज्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब देखिए, टेम्परेचर ज्यादा तो स्पेस ज्यादा, अट्रैक्शन कम। टेम्परेचर कम तो एनर्जी कम, एनर्जी कम तो स्पेस कम, स्पेस कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। समझ में आ रही है बात? अब हम लोग देख लेंगे कि अब कितना कम होने से सॉलिड में होगा या एक जनरल आइडिया आपको अभी से लग गया। आई नो दिस बिकॉज हम लोग को ये कहीं ना कहीं पता है कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसीलिए तो वो फ्लो नहीं कर पा रहा है। अगर सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो स्पेस कम होगा। स्पेस क्यों कम है? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी कम है। तो सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी कम होगा, इसीलिए सॉलिड्स का कम टेम्परेचर होगा। एक ही सामान का, अगर वाटर मान लीजिए ले लेते, एक ही कंपाउंड का, एक ही चीज का, वाटर का, मान लीजिए आइस है, लिक्विड वाटर है और गैस है, वाटर वेपर। किसका आपको लग रहा है
टेम्परेचर ज़्यादा होगा या एनर्जी ज़्यादा होगी गैस की। तभी ना आप 0 डिग्री में जब रखते हैं या माइनस में अगर आप पानी को रखेंगे तब जाके वो आइस होगा। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाए तो लिक्विड हो गया, और टेम्परेचर बढ़ा दिए तो गैस हो गया। समझ में आ रही है बात? इसी से समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाए, आइस का टेम्परेचर बढ़ाए, टेम्परेचर बढ़ा दिए तो आइस से वो लिक्विड हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से स्पेस बढ़ गया, अट्रैक्शन कम हो गया तो लिक्विड में हो गया, और टेम्परेचर बढ़ा दिए तो और स्पेस ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा रैंडम मूवमेंट करने लगे, एनर्जी ज़्यादा हो गया ना, एनर्जी ज़्यादा हो गया। तो एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से लिक्विड से वो गैस में चला गया, स्पेस और बढ़ गया, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो गया। ठीक है, तो ये सभी यही सब चीज़ों से हम क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इसी 3 चीज़ से होगा, कितना स्पेस है, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कितना एनर्जी है। ठीक है, ये 3 चीज़ को दिमाग में रखते हुए अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। ठीक है।